सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। ऋतुचर्या, चर्या का मतलब होता है कि गमन करना, चलायमान रहना, ठीक है। विहार करना या भक्षण करना, अर्थात किसी ऋतु में किया जाने वाला आहार विहार को ही ऋतुचर्या कहते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू 12 महीने को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया है, 6 ऋतु में कन्वर्ट किया है। और 6 ऋतुओं को इन्होंने कन्वर्ट किया है किसमें, 2 आदान काल में, तो मतलब 2 काल में। एक को कहते हैं आदान काल, एक को कहते हैं विसर्ग काल, ठीक है। अब कहते हैं फिर से बताऊंगी, ऋतुचर्या का मतलब क्या होता है कि मतलब चर्या चर धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है गति करना, विहार करना या भक्षण करना, अर्थात किसी ऋतु में किया जाने वाला आहार विहार को ही ऋतुचर्या कहते हैं। 12 महीने को 6 ऋतु में और 6 ऋतु को 2 कालों में बांटा गया है, ओके। एक तो आदान काल होता है, एक विसर्ग काल होता है। आदान काल को हम क्या कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं। आदान काल में जो सूर्य की जो गति होती है उत्तर की दिशा में होती है, और विसर्ग काल में जो सूर्य की जो गति होती है दक्षिण की दिशा में होती है, ठीक है ना, ओके। अब कहते हैं आदान काल में फिर बताऊंगी 3 ऋतु होती हैं। एक तो शिशिर ऋतु होती है, एक बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और विसर्ग काल में होती है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड हेमंत ऋतु। अब ये ऋतुचर्या का क्यों वर्णन है, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कहा है कि मतलब जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है इस संसार की तरह है, ठीक है ना। यानी कि शरीर, मनुष्य के शरीर में जो भाव है, जो स्थिति है, वो संसार की तरह ही है। और अब इस संसार में जब जगत में ऋतु परिवर्तन के साथ जो जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हमारे शरीर में भी आते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब ये हमें जब मौसम बदलता है, ऋतुचर्या बदलती है, सॉरी मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, तो जो शरीर में दोषों की स्थिति को देखते हुए हमें अपना वो करना चाहिए, वो आहार विहार करना चाहिए। आहार का मतलब भोजन, और विहार का मतलब हम दिनचर्या, मतलब हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। और कहते हैं क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि शरीर में भी परिवर्तन आता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होते हैं, दोष की स्थिति, धातु की स्थिति में भी परिवर्तन आते हैं। इसलिए हमें ऋतुचर्या जो बता रखी है, किस किस ऋतु में हमें कैसा कैसा आहार विहार करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में दोष कम से कम उत्पन्न हो। और दोष कम से कम होने पर हमारे शरीर में क्या होंगे, जो विकृतियां होंगी, जो रोग होंगे, वो कम से कम मात्रा में ही होंगे। और उन्होंने ये भी बता रखा है हमें क्या क्या कार्य करने हैं, ताकि अगर शरीर में रोग उत्पन्न हो भी जाते हैं, चाहे कुछ भी करो, थोड़े बहुत रोग उत्पन्न हो भी जाते हैं, तो क्या क्या करने से वो रोग जो होते हैं, तो शरीर में शुद्धि करने से रोगों की स्थिति को, हम रोगों को नष्ट कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं तो आदान काल में, सबसे मैंने बोला है आदान काल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस, सॉरी, आदान काल को पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले बता दूंगी, मैं विसर्ग काल को बताना ज्यादा सही समझती हूँ। विसर्ग काल को मैं लेती हूँ वर्षा ऋतु से, आदान काल को इसके बाद बताऊंगी तो ज्यादा इजी रहेगा। तो विसर्ग काल को समझाते हुए मैं चलती हूँ। तो विसर्ग काल में मैंने बताया था 3 ऋतु बताई थी मैंने, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड हेमंत ऋतु, क्लियर। अब देखो सबसे पहले आती है विसर्ग काल की सबसे पहली ऋतु कौन सी है, जिसमें मैंने कहा था विसर्ग काल में सूर्य की जो गति जो होती है, किसकी तरफ होती है, दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है। तो इस काल में होता क्या है, सबसे और आता है ये इस सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसमें होता क्या है, इस थोड़ा आदान काल और विसर्ग काल में मैं डिफरेंट बताती हूँ, क्या अंतर होता है। देखिए आदान काल में जो सूर्य की जो, मैंने क्या होता है, उत्तरायण जिसे कहते हैं, जिसमें सूर्य की, जिसको आदान काल कहते हैं, और इसमें सूर्य की जो गति होती है उत्तर की तरफ होती है, विसर्ग काल में दक्षिण की तरफ होती है, ठीक है। तो इसलिए आदान काल को उत्तरायण कहते हैं, विसर्ग काल को कहते हैं दक्षिणायन। स्वभाव क्या होता है, आदान काल में आग्नेय होते हैं, यानी कि तीव्रता आती है, और विसर्ग काल में सूर्य की जो स्थिति होती है सौम्य होती है, यानी कि उसमें जो सूर्य का प्रकोप होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। अब आता है कि बल, जो आदान काल जिसे कहते हैं, हम उत्तरायण कहते हैं, इसमें बल की कमी होती है, क्योंकि सूर्य की जो तेज रोशनी के कारण जो बल होता है वो क्षीण होने लगता है। और विसर्ग काल में धीरे धीरे बल में वृद्धि होने लगती है, एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे बल में वृद्धि होगी, किसमें, आपके विसर्ग काल में। और आदान काल में धीरे धीरे बल क्षीण होता रहेगा, एक साथ नहीं होगा, धीरे 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 करके होगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है,
देखिए फिर वैसे मैं इसको अभी समझा रही हूँ तो मैं इसको ना वो करके दे दूंगी, क्या करके दे दूंगी, इसका जो चार्ट है एक तरह से वो भी दे दूंगी, फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। देखो मैंने कहा कि डिफरेंस क्या है आदान काल में और विसर्ग काल में, अंतर क्या है। तो सबसे पहले आदान काल को कहते हैं उत्तरायण, जैसे मैंने पहले बताया सूर्य की गति किस दिशा में होती है, उत्तर की तरफ होती है, और विसर्ग काल में सूर्य की गति दक्षिण दिशा में होती है। दूसरी चीज, जो सूर्य का स्वभाव होता है आदान काल में बड़ा तेज होता है, आग्नेय रूप में होता है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में कैसा होता है, सूर्य तेज होता है ना, है नहीं, तो उस समय प्रचंड रूप में होता है। लेकिन मैंने कहा आदान काल कब शुरू होती है, शिशिर से, बसंत से, ग्रीष्म से। तो धीरे 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 जो सूर्य का प्रकोप जब धीरे धीरे तेज होगा तो धीरे 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 क्या होगा, बल की हानि भी होगी। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं आदान काल में बल की हानि होती है और विसर्ग काल में क्रमशः मतलब धीरे धीरे बल की वृद्धि होती है। अब क्या होता है, जो वायु होती है आदान काल की वायु होती है बहुत तेज होती है और धीरे धीरे रुक्ष यानी ड्राइनेस लेके आती है, ड्राई होती है। और हमारे विसर्ग काल की वायु रुक्ष नहीं होती। अब क्या होता है, स्नेह काल, स्नेह माने जल तत्व, शरीर में धीरे धीरे जो आदान काल होता है धीरे धीरे जो होता है जल तत्व की कमी होने लगती है। ओके, अब क्या होता है, अब विसर्ग काल में धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। ओके, अब आता है ऋतु, आदान काल की ऋतु जैसे मैंने पहले बताई थी, शिशिर ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और विसर्ग काल की जो ऋतु होती है वर्षा होती है, शरद होती है, फिर हेमंत होती है। यहाँ तक समझ आया, क्लियर। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी, ठीक है, जो मैंने चार्ट बना रखा है जो मेरे पास है अलग से। क्लियर, आगे चलो, आगे चला जाए, हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले मैंने कहा था मैं आदान काल को पढ़ाने से पहले विसर्ग काल को पढ़ा लेती हूँ, वो ज्यादा मुझे सही लगा, ठीक है ना। तो विसर्ग काल में सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि देखिए जब इसका कंक्लूजन बाद में निकलेगा ना कि किसमें बल हमारे शरीर में बल बहुत ज्यादा होता है, किस उसमें बल कम होता है, किसमें बिल्कुल मध्य होता है। तो जब हम ये सारी ऋतु पढ़ लेंगे 6 की 6, तब हम जो कंपैरिजन करेंगे, आप क्योंकि आप भी इस ऋतु को आपने इस्तेमाल किया, आपकी लाइफ में इसका आना जाना रहा है और आएगा, तो आपने जो महसूस किया है, तो इससे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जो हम लास्ट में करेंगे जब हम पूरी ऋतु पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ वर्षा ऋतु की, मैं विसर्ग काल से फिर कह रही हूँ, मैं विसर्ग काल से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए विसर्ग काल की अगर हम बात करें तो विसर्ग काल जो होता है सावन और भादो, वर्षा ऋतु जो होती है, ये सबसे पहले ऋतु है विसर्ग काल की, वर्षा ऋतु। नॉर्मली अगर हिंदी के हिसाब से कहे तो ये सावन और भादो का महीना होता है। अगर इंग्लिश के हिसाब से कहे तो जुलाई मध्य से, यानी कि 14 जुलाई से लेके सितंबर 13 सितंबर तक। देखो फिक्स में 13 14 नहीं कहूंगी, ठीक है, 14 जुलाई से लेके आपका 13 सितंबर तक हमारा कौन सा महीना आता है, मैंने बोला वर्षा ऋतु का। क्लियर, यहां तक नोट कर लिया, आगे चलो, आगे चलो। अब कहते हैं वर्षा ऋतु को प्रावट ऋतु भी कहा जाता है। अब आप देखते हैं जब बरसात आते है चारों तरफ क्या होती है, हरियाली रहती है, हर जगह पानी पानी रहता है, हरियाली रहती है, ठीक है ना। हमेशा आसमान में देखोगे बादल छाए हुए रहते हैं। ओके, अब कहते हैं कि इस ऋतु में क्या होता है, जो कीट पतंगे जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, ये मल को, मतलब पानी हर जगह देखते हैं, जब पानी बहता है तो लास्ट में बहता हुआ कहाँ जाता है, वो नदी में तालाबों में आ जाता है, ठीक है। और तालाबों का पानी धीरे धीरे अगर बहता हुआ पानी है और बगल में नदी है, नदी होते होते वो नदी में जाता है, तो कहते हैं पशु पक्षी हो गया, इनके जो कीट पतंग हो गए, ये मल मूत्र आदि क्या होता है, वर्षा मतलब जब करते हैं तो वर्षा का जल जब जमीन में आता है और बहता हुआ कहाँ चला जाता है, वो नदी तालाबों में जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पानी जो होता है अशुद्ध हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, तीनों दोष उत्पन्न होते हैं, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगी क्या होता है वर्षा ऋतु का, उन्होंने बता रखा। और धीरे धीरे क्या होता है, वर्षा ऋतु में पाचन जो शक्ति होती है क्षीण होने लगती है, इसलिए पाचन शक्ति क्षीण होने के कारण पाचन संबंधी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये चीज उन्होंने बता रखा। और आप देखते हो कि वर्षा ऋतु में बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली कड़कती है, ये तो कॉमन है, कभी ज्यादा तेज वर्षा होती है, कभी कम वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। जो कॉमन चीज आपने देखी होगी तो वो चीज मैंने बताई है। अब जो मेन आता है कि इस समय कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इस समय देखो क्या कहते हैं, जो हमारे जो शारीरिक संभावित रोग होते हैं, पाचन शक्ति का क्षय हो जाना हो जाता है, ठीक है, शारीरिक कमजोरी होती है, रक्त विकार, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, खुजली वगैरह,
दाद, खुजली और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए एक तो है ही है, लेकिन किसमें कहते हैं कि वर्षा ऋतु में तीनों दोष भी उत्पन्न होते हैं। सूर्य का तेज, देखो जब बारिश नहीं होती तो तेज धूप पड़ी जमीन में, ठीक है, और जब तेज धूप पड़ी, जमीन गर्म हुई और जब एकदम बारिश हुई तो क्या हो गया, भाप बन के उड़ा। तो इसके कारण क्या होता है, पित्त और कफ संबंधी रोग भी उत्पन्न हुआ। और लगातार बारिश होती रहेगी, तो उसके कारण वात और कफ भी रोग उत्पन्न होगा। और ऐसे समय में कहते हैं जब जल में अम्लता बढ़ जाती है तो उस समय वात और पित्त कफ संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात इस ऋतु में हम कह सकते हैं तीनों दोष कुपित होते हैं। ओके, तो ये चीज उन्होंने बता रखी। जैसे मैंने बताया था कि इस जो वर्षा ऋतु में तीनों दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, तो इसका रीजन था, ठीक है। ये संभावित रोग होते हैं, तो उन्होंने कहा पाचन शक्ति भी कम हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है और इंडाइजेशन भी हो सकता है, कुछ भी इन्होंने बता रखा है। अब कहते हैं हमें क्या क्या भोजन करना चाहिए आहार में। जैसे कहा गया कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, और मौसम के हिसाब से भोजन करना चाहिए। मौसम मतलब ऋतु के अनुसार। तो कहते हैं कि इस वर्षा ऋतु का जो मैंने समय बताया था, इस समय मधुर रस, मधुर का मतलब मीठे, जो नेचुरल मीठ होते हैं, और अम्ल और लवण रस का सेवन करना, यानी भोजन में ये लेना चाहिए, ठीक है। पुराने साठी चावल, ठीक है, शाली और साठी चावल जो होते हैं, और जौ का सेवन करना चाहिए पुराने। अब देखो साठी चावल, शाली चावल क्या होता है, ये ज्यादा मतलब, लेकिन हाँ एज ये तो देखा है कि जो एक लाल रंग का चावल होता है, मोटा चावल, उसका अनाज किया जाता है, लेकिन उनका पुराने करने चाहिए, ठीक है। तो अक्सर अब तो लोग खरीदने भी लग गए, ठीक है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इन्होंने कहा और तेल का, घृत का, मांस रस का प्रयोग करें वर्षा ऋतु में। लेकिन मांस रस देखो पहले क्या होता था, ताजा पक्षी मारा जाता था, लेकिन नहीं करो तो घी का क्यों किया जाता है, क्योंकि ये विरेचन के लिए उत्तम होता है। जैसे मैंने बताया तीनों दोष पाए जाते हैं इस ऋतु में, तो जो इसलिए करना चाहिए ताकि जो खुजली वगैरह इसमें ना बनी रहे। ओके, अब कहते हैं कि जल और भोजन एवं शहद मिला के करना चाहिए, यानी जल भी कभी लेना चाहिए, भोजन में जल की मात्रा भी पर्याप्त लेना चाहिए ताकि जो रक्त विकार दूर हो। और क्या कहते हैं, शहद का भी सेवन करना चाहिए, ये वर्षा ऋतु में बता रखा है। अब इन्होंने कहा दूध और घी का प्रयोग भी अपने भोजन में किया करें, ठीक है। ये चीज आता है कद्दू। मैम लवण्य क्या होता है? लवण्य, आपने लवण मधुर का और लवण्य मतलब, बोला। मैंने कहा तिक्त का मतलब, देखो फिर बताती हूँ, लवण का मतलब होता है नमक, नमक लेकिन हल्की मात्रा में, तीखा। देखिए अगर यहाँ बोला गया तो इसका मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में ले। भोजन देखो जहर क्या, जोर से ज्यादा वो जहर है। भोजन भी अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो 1.5 खानी चाहिए। 2 चपाती की भूख में अगर आप 5 चपाती खा लोगे तो क्या होगा। तो बोला है कि करना चाहिए तो कम मात्रा में, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाए। भोजन जो भी होता है इसको लिमिटेड उसमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताया। लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है। तो ये वाला इन्होंने बता रखा। अच्छा, और कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु में अग्नि के थोड़ा मंद होने से क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, इसलिए अग्निवर्धक और वात नाशक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जो अग्नि को बढ़ा। अग्नि कैसे, यानी कि जठराग्नि को प्रदीप्त करे, क्योंकि इस समय पाचन संस्थान, जो पाचन जो होता है कमजोर हो जाता है। तो ऐसा भोजन करे जो अग्नि को बढ़ाए और वात का नाश करे, तो ऐसा भोजन करना चाहिए। क्लियर, ये चीज उन्होंने बता रखा है। आप कहते हैं विहार का मतलब हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, मतलब हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, और उसके सब, यानी कि स्नेहन का मतलब मालिश वगैरह करनी चाहिए। स्वेदन का मतलब होता है, क्योंकि स्नेहन के द्वारा, मालिश के द्वारा हम दोषों को मुलायम करते, और स्वेदन के द्वारा, स्वेदन का मतलब पसीना नाना, और पसीने के जब हम स्वेद करते हैं तो उससे जो हमारे दोष होते हैं गल कर सरलता से शरीर से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये करना चाहिए। उसके साथ साथ ही क्या करना चाहिए, हमें वमन, विरेचन, बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि तीनों, वमन के द्वारा कफ का शांत होता है, विरेचन के द्वारा पित्त शांत होता है, बस्ती के द्वारा वात रोग शांत होते हैं, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। और साफ कपड़े पहने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहने चाहिए, क्योंकि बरसात में अगर आप साफ कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए साफ कपड़े पहने चाहिए, धुले हुए और साफ, ये चीज उन्होंने बता रखा। और वस्त्रों मतलब जब धूप अच्छी आती है तो आपके जो भी कपड़े होते हैं उनको धूप में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें से नमनेस होती है, जो बैक्टीरिया खुदा ना खास्ता हो जाए, नमनेस है वो दूर हो जाए। और इवन अपने जूते चप्पल, सिर्फ नॉट ओनली आपका कपड़ा, इवन जो आपके जूते हैं, जो आपका सामान होता है जो आप यूज करते हो डेली में, जूते हो गया, चप्पल हो गया, छाता हो गया,
उनको भी धूप में रखना चाहिए। तो ये चीजों बता रखा। अब कहते हैं क्या नहीं करना चाहिए भोजन में, उन्होंने कहा रूखा खाना नहीं खाना चाहिए। रूखा मतलब ड्राई ड्राई, ठीक है। और ठंडे भोजन का नहीं करना चाहिए। ठंडा भोजन एक तो फ्रिज का रखा हुआ बहुत लेट का बना हुआ, और दूसरा जिस भोजन की तासीर जो होती है ठंडी होती है वो भोजन नहीं करना चाहिए वर्षा ऋतु में। जैसे बहुत से लोग आइसक्रीम खाते, नहीं खाना चाहिए। तो ये तासीर ठंडा होता है, लेकिन सुबह का जैसे आप पुराना भोजन अगर खा लोगे तो वो भी आपको तकलीफ करेगा। ये चीज बताने। और दूसरा बात है नदी का तालाब का जो पानी आता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पशु पक्षियों के जो मल होते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा के कारण क्या होता है नदी तालाबों में चले जाते हैं। तो इस कारण नदी का तालाब का झरनों का पानी इस्तेमाल यानी प्रयोग ना नहाने के लिए ना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इवन कहते हैं वर्षा ऋतु में तो नदी तालाब में नहाना भी नहीं चाहिए। ओके, ये चीज होता है। अब कहते हैं नए अन्न का और शीतल जल का प्रयोग भी ना करें, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताया। अब आता है कि जैसे कि बासी भोजन हो गया, दही हो गया, सॉरी मैंने गलती से पहले बोल दिया था कि मांस रस अलग होता है, मतलब ठीक है कि मतलब तेल का घी का तो प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बासी भोजन हो गया जैसे अक्सर क्या होता है बरसात में अगर आप सुबह दही जमा देते हो, अगर आप शाम तक देखते हो तो उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से भोजन भी बहुत जल्दी इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। तो बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, दही बरसातों में नहीं खाना चाहिए। और जो मांस होता है, कोई भी मांस, इवन यहाँ तक कि मछली तक भी नहीं खानी चाहिए बरसात ऋतु में। इसलिए हमारे यहाँ जो बरसात में कहा जाता है घर का भोजन खाना चाहिए, क्योंकि आपने कोई ऐसा होटल नहीं देखा होगा जो अपना खाना जो बासी हो जाता है फेंकता है, या कोई ऐसे मिठाई वाला नहीं देखा होगा जिसकी मिठाई पुरानी हो जाती है फेंक देता है। वो क्या करता है उसको बराबर फ्लेवर वगैरह डाल के उसको दोबारा यूज करता है। तो इसीलिए घर का ताजा खाना खाना चाहिए। अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो आपको फूड इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि 100% होता है अगर वो ताजा ना हो। तो इसलिए घर का ही ताजा भोजन खाना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज बता रखे। अब कहते हैं विहार यानी कि दिनचर्या में क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर व्यायाम करो तो अपनी क्षमता के अनुसार करो, यानी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि पहली बल की क्या हो रही है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे वर्षा ऋतु में एकदम बल नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि विषरकार में बल की वृद्धि होती है, लेकिन आप सोचो कि वर्षा ऋतु में बल की वृद्धि होगी, क्रमशः होगी। जैसे मैंने पहले कहा था धीरे धीरे बल की वृद्धि होती है। तो अभी एकदम बल यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। और अगर इस करना हो तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए। ये चीज उन्होंने बता रखा। सीधी आप वायु में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ओस जहां होती है उसमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, ओके। और सूर्य की किरणों का एकदम डायरेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप बरसात में देखते होंगे तेज धूप लगती है, जब मौसम खुल जाता है तो आप देखते होंगे धूप बहुत तेज लगती है, ठीक। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। और ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे कोई छेद ना हो। कई लोग होता है ना कि देखो छेद का मतलब जमीन कहीं फर्श टूटा फूटा ना हो, जमीन में नहीं लेटना चाहिए वर्षा ऋतु में। जैसे पुराने लोग कहते हैं जमीन में मत लेटिए, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं जमीन में आ जाते हैं। तो ऐसी जगह नहीं रहना है जहाँ छिपकली चलती है, जहाँ चूहे हो, जहाँ छोटे मोटे कीट पतंगे आते हो। तो ऐसी साफ जगह रहनी चाहिए और वहां पे छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। तो साफ जगह रहने से क्या होता है मक्खी मच्छर नहीं आते। और ऐसी जगह रहना चाहिए, अगर पुराने घरों में रहते तो लिपाई पुताई होनी चाहिए ताकि छेद ना रहे वहां पे, चूहे और आपकी छिपकली और जो होते सांप वगैरह ना आ सके। तो ऐसी साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा पैदल भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बारिश में जाते हैं तो चाहे बारिश का मौसम हो चाहे ना, वर्षा ऋतु में हमेशा छाते का सेवन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखते हो कि जब धूप आती है तो तेज धूप रहती है, तो वो भी आपको कष्ट देगी। और छाता आपको धूप से भी बचाएगा, बरसात से भी बचाएगा। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। और नदी तालाबों के किनारे ये नहीं कि आप घूमने गए हो, कैंप में गए हो और नदी तालाब के किनारे आप टेंट बना के रह लो, पता चला बारिश हुई और टेंट भी पानी में चला गया। तो खैर मैं मजाक में बता रही, इसलिए वर्षा ऋतु में कभी भी नदी तालाब के किनारे नहीं रहना चाहिए। तो ये इतनी बात समझ आई। थोड़ा आगे चलो, वर्षा ऋतु तक का समझ गया। ये तो आपने भी देखा बरसात में क्या कहते हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, ताजा पानी पीना चाहिए, घर का पीना चाहिए, छना हुआ पानी पीना चाहिए। तो रीजन यही है। क्लियर? तो इसलिए बरसातों में हमारे यहाँ क्या कहता है, बरसात सावन के समय आते तो कहते हैं कि दही नहीं खाइए। क्यों मना है? क्योंकि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इस समय क्या होता है कि दुकानों में कहते हैं नॉन वेज अगर कटता तो उसमें फर्मेंटेशन सड़ान होने लगती है, अगर व्यक्ति खाता हो बीमार पड़ जाएगा। ताजा फल खाने को कहा है, तो इसलिए कहते हैं कि देखिए हमारा जो अध्यात्म है पूरी तरह से
क्या है, शरीर के शोधन के लिए। जब शरीर में शोधन होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं सावन में हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए, लोग फास्ट रखते हैं। रीजन ये है कि सावन के समय बरसात के कारण शरीर में दोष उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु का जो संबंध होता है ये आपका होता है सितंबर मध्य से लेके नवंबर मध्य तक, यानी कि 14 सितंबर से लेके 13 नवंबर तक का। ओके, या हम कह सकते हैं। और अगर हम उसकी बात करें तो ये आता है अश्विन है कार्तिक का महीना। क्लियर, तो ये चीज है। देखिए मैं क्यों बोल रही हूँ कि आधा महीना शुरू का होता है, आधा महीना लास्ट का होता है, बीच का जो महीना पूरा होता है, तो 2 महीने ही जाते हैं। जैसे सितंबर मध्य और आपका नवंबर मध्य, तो आधा आधा एक हो गया, और बीच का जो आएगा अक्टूबर वो पूरा रहेगा। तो 2 महीने की एक तो इस तरह से कंप्लीट होती है। आप कहते हैं शरद ऋतु जो मैंने बताया सितंबर मध्य से लेके आपका नवंबर मध्य, तो इस समय क्या होता है, सूरज में गर्मी आने लगती है, गर्माहट आने लगती है, बरसात थोड़े थोड़े कम होने लगती है। तो आकाश में क्या होता है, साफ दिखाई देने लगता है। और अगर आप नदी तालाब में जाओगे तो वहां पे कमल के फूल खिलने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। और वर्षा शरद ऋतु शरद ऋतु में आते आते नदी तालाब का पानी साफ होने लगता है धीरे धीरे। आप सोचो कि तुरंत सितंबर 15 सितंबर की बात करो, नहीं, धीरे धीरे क्रमशः। तो इन्होंने ये चीज, नदी तालाब का पानी साफ होने लगता है, तो ये चीज इन्होंने बता रखा है। ठीक है ना, आप कहते हैं ऐसे समय सूर्य की जो किरण होती है सीधे पृथ्वी पे आती है, तो जिसके कारण क्या होता है, पित्त का प्रकोप पड़ जाता है। सूर्य के कारण का, तो जब सूर्य की एकदम धीरे धीरे मौसम साफ होगा तो सूर्य की तेज रोशनी जब जमीन में आएगी तो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, तो पित्त संबंधी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा। तो शरद ऋतु में रोग क्या होता है, जैसे होता है बादलों के हट जाने से सूर्य की सीधी रोशनी जमीन में आती है, जिससे पित्त का प्रकोप होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, इस टाइप से मतलब खाने में रुचि नहीं रहती, इंडाइजेशन होने लगता है। सेम, क्योंकि वर्षा ऋतु खत्म होगी लेकिन वर्षा ऋतु का कुछ असर तो इसमें रहेगा, तो सेम चीज होती है कि रक्त में विकार होने के कारण क्या होता है कि खुजली होने लगती है शरीर में, त्वचा में विकार आने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, कब्ज जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं इंडाइजेशन के कारण या भूख की कमी के कारण। ओके, तो ये चीज होती है। अब कहते हैं कि इसमें हमें अब क्या करना चाहिए। शरद ऋतु में इन्होंने सबसे पहले बोल रखा है कि शरद ऋतु में हमें वो होता मतलब पित्त को क्या आहार करना चाहिए। इन्होंने कहा शीत, शीत मतलब ठंडी, जो जिसका गुण शीत हो, और लघु ऐसा भोजन करना चाहिए। हंसोदक जल, हंसोदक जल क्या मतलब क्या होता है, देखिए इस समय सूर्य की तेज रोशनी पड़ती है और चंद्रमा की भी जो रोशनी जब जमीन में पड़ती है, पानी में पड़ती है, तो इस पानी को हंसोदक जल कहा जाता है। जैसे हंस कभी गंदे पानी में नहीं बैठता, तो हंसोदक जल का प्रयोग करना चाहिए। साफ जल का, नदी तालाब का पानी यूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है ना, तो क्यों कहते हैं सूर्य की तीखी रोशनी क्या पड़ी, पानी में पड़ी, और चंद्रमा की भी रोशनी जब पानी में पड़ती है तो ये जल को हंसोदक जल कहा जाता है, और ये जल उत्तम होता है। तो ऐसे जल का प्रयोग करना चाहिए। आंवले का प्रयोग करना चाहिए। दूध, गन्ने और इससे बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए अपने भोजन में। ठीक है, और उन्होंने बोला है जौ, गेहूं, साठी चावल का प्रयोग करना चाहिए। करेला हो गया, परमल हो गया, लौकी हो गया, मेथी हो गया, इनका प्रयोग करना चाहिए। नारियल का प्रयोग करना चाहिए। फलों के रस और टमाटर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये चीज बता रखा है। और क्या बोला, छिलके वाली दालें, चाहे वो उड़द हो, चाहे वो मूंग हो, गरम मसालों से रहित, रहित मतलब जिसमें गरम मसाले ना पड़े हो, ऐसी सब्जी का प्रयोग अपने भोजन में करना चाहिए। ठीक है ना, ये तो चीज उन्होंने मैम बताया। आपने आपने ये सितंबर से नवंबर तक का पीरियड बता रहे हैं ना, ये वाला मिड सितंबर को सितंबर, हम मिड मिड यानी सितंबर। 40, लेकिन मैंने हाँ क्या कहा, एकदम से गर्मी, एकदम बरसात का जो असर होता हाँ है, हाँ, वो यानी मैं समझ गई। हाँ exactly, इसमें हाँ थोड़ा थोड़ा जो आपका ये आएगा ना, जो मैंने बोला ये ऋतु, हेमंत ऋतु की स्टार्टिंग के जो, सॉरी शरद ऋतु जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग के 10 दिन, 12 दिन या 5-7 दिन, वो मिडल आपका ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर। नहीं नहीं, शरद का जो स्टार्टिंग का होगा, मतलब आपका जो 10 दिन होगा शरद का, यानी हम कह सकते हैं आपका सितंबर लास्ट तक का, हम्म, सितंबर लास्ट तक का, वो किसकी तरह होगा, आपका ग्रीष्म की तरह, सितंबर, सॉरी अच्छा वर्षा ओके, वर्षा 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 की तरह, वर्षा की तरह, वर्षा की तरह, हाँ नहीं हाँ, हाँ। वो वर्षा और ग्रीष्म हो जाता है, वर्षा की तरह होगा। तो कुछ कुछ क्या होगा उससे मिलता जुलता होगा, तो अब एकदम खाना चेंज नहीं करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे, और बीमारियां भी उससे कोलेट होती भी आएगी। हाँ इसलिए हाँ इन्होंने क्या बोला, वर्षा ऋतु के कुछ लक्षण तो एकदम तो है नहीं कि ऋतु खत्म होगी एकदम से इफेक्ट चेंज हो जाएगा, तो स्लाइडली सूरज की भी तो रोशनी धीरे धीरे चेंज होगी, सूरज की भी तो गति धीरे धीरे चेंज होगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस शरद ऋतु में भी
उसके लक्षण शुरू में आएंगे, और लेकिन जैसे जैसे वो सूर्य की स्थिति आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, दक्षिणायन में आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, तो जो वर्षा ऋतु के लक्षण खत्म होते रहेंगे और शरद ऋतु के लक्षण आने लगेंगे। तो आप देखते होंगे सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, सितंबर लास्ट तक गर्मी रहती है, लेकिन अक्टूबर से धीरे धीरे देखते होंगे ना, सुबह शाम आपको हल्की हल्की ठंड लगती है, धीरे 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 ठंड की मात्रा। तो ये चीज इस हिसाब से उन्होंने कहा। देखो अभी लास्ट में बताती हूँ ऋतु संध्या किसे कहते हैं। ऋतु संध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब बताऊंगी, क्योंकि इसमें अगर कहते हैं ना, कई लोग इस समय जब ऋतु चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, तुरंत बीमार पड़ते हैं। जैसे मार्च में कई लोगों ने, अप्रैल आया था एकदम कपड़े हटा दिए थे, एकदम से गर्मी पड़ी, व्यक्ति बीमार हुआ, क्योंकि एकदम चेंज नहीं होना चाहिए, स्लाइटली आती हुई ऋतु का वेलकम करना चाहिए, और जाती हुई ऋतु को टाटा बाय बाय बोलना चाहिए। अगर एकदम से टाटा बाय बाय कर दो और आती हुई ऋतु को एकदम से वेलकम कर दो, व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। तो सेम ही है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे जाती हुई ऋतु को धीरे धीरे विदा करना चाहिए, और आती हुई ऋतु में जो भी हमने बोला उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर? एकदम से करेंगे फिर वो बीमार पड़ जाएंगे। तो देखो ऋतु संधि किसे कहते हैं? जाती हुई ऋतु का लास्ट का 7 दिन और आती हुई ऋतु का शुरू का 7 दिन, ये जो होता है ये 14 दिन, इसको ऋतु संधि कहते हैं। तो इस ऋतु संधि में जाते हुई ऋतु को धीरे धीरे टाटा बाय बाय बोलना चाहिए, और आती हुई ऋतु को धीरे धीरे वेलकम बोलना चाहिए। एकदम से उसको चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति पर बीमार पड़। ऋतु संधि में फिर आपको हमेशा ही, कोई भी ऋतु संधि हो उसमें आप हमेशा लाइट फूड खाएं, है ना? लाइट फूड खाए, शरीर दोषण में ध्यान दे, और जो कहा गया है, नहीं ये नहीं कहा कि लाइट फूड खाना है, अब तो यहाँ खा रहे हो, अब बस आप हेमंत में कैसे करोगे? ऋतु समय के हिसाब से मौसम देखिए ना, किसमें बल कैसे कैसे कम हो रहा है, कैसे कैसे बल बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जब देखिए, जब हम पूरा करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। देखिए हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें शिशिर ऋतु हमारी आती है किसमें, पहले मैं थोड़ा हेमंत का कर लूं, फिर मैं फिर हाँ आप हाँ इसको हाँ, समझ ठीक है। लोगे, फिर आप ओके। समझ लोगे। क्योंकि वर्षा के बाद एकदम मैंने क्या बोला, जो शरद ऋतु आती है शरद एकदम ऋतु। हमें, शरद ऋतु आती है तो हमारा ये हमने बोला 14 सितंबर से शुरू होती है, तो सितंबर लास्ट तक थोड़ा हमें बरसात के लक्षण दिखाई देते, तो धीरे धीरे वो हमें रिमूव करना है, और थोड़ा बहुत भोजन उसकी तरह करना है। क्लियर? तो ये चीज है, ठीक है। तो आप एकदम जब पूरा कंप्लीट जाके तब आपको समझ आएगा, हाँ यार बिल्कुल सही था कि ऐसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। तो इन्होंने कहा कि इसमें भी ज्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे बरसात के समय में ज्यादा मसाला तीखा नहीं करना चाहिए, उस तरह से यहाँ भी नहीं इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। तो ये चीज बता रखा। और पित्त कारक पदार्थ, क्योंकि वर्षा ऋतु में भी पित्त का मैंने का प्रकोप होता है, और इसमें भी क्योंकि आती शरद ऋतु आ रही है, लेकिन पित्त का प्रकोप तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। वहां तो पीक में तो बरसात में देखोगे अक्सर क्या होता है, शाम को पित्त का प्रकोप हो जाता है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी चीज खा लेते हो, ऑयली चीज खा लेते हो, डाइजेस्ट नहीं होता, तो पित्त का प्रकोप बरसात में शाम के समय होता है। तो इसलिए कहा कि ऐसे कुछ चीजें होती है जो पित्त को नाश कर सकते, जैसे पीपली हो गया, ठीक है ना। तो इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। कुंजल दंड जैसे हमने कहा, वो तो करना ही चाहिए हमारे विहार में, लेकिन जो पित्त जो कारक, हाँ जो पित्त कारक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं उनका नहीं करना चाहिए। पित्त नाशक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे को इसमें भी क्या करना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए, तेल का सेवन करना चाहिए। तो तेल जैसे मीठा तेल होता है, सरसों का तेल नहीं, क्योंकि सरसों का तेल तीखा होता है, उसके कड़वा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज बता रखा। अब आता है विहार हमारा, वो रहन सहन कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा हल्के साफ कपड़े पहने, क्योंकि बरसात का कुछ ना कुछ असर होता है, एकदम बरसात खत्म नहीं होती, आती हल्की हल्की आती है, फिर हल्की हल्की जाती है। तो ये चीज बोलेगा। और अब धीरे धीरे क्या करते हैं, चंद्रमा की, जब चंद्रमा जब मून में उसमें रहता है, फुल मून रहता है, तो इसका भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा होता है पित्त को नाश करने में सहायक होता है। तो ये चीज उन्होंने बताया। किसका सेवन में? चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा का कब निकलेगा, रात को तो निकलेगा, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब आप खड़े हो अंडर उसके, ये कह रहे हैं? अच्छा, एग्जैक्टली। तो आज देखिए जैसे फुल मून है, लेकिन आज तो सोलर मून एक्लिप्स भी है। वो आप यहाँ होगा, चलिए, लेकिन जब ना हो तब जरूर करना चाहिए। इसका एक बहुत, देखिए अब फिर वो होता है ना, सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि चलिए नहीं नहीं, पहले मुद्दे में आती हूँ, फिर चेंज होने से बहुत हचपच हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो शरद पूर्णिमा में क्या जाता है कि खीर को कहाँ रखना चाहिए, चंद्रमा बाहर, की हाँ हाँ, वो तो रोशनी है। में रखना। क्योंकि क्यों रखना चाहिए, कि चंद्रमा अपना पूरा जो अमृत होता है उसमें डालता है, जो व्यक्ति इस खीर को खाता है तो पूरे साल भर स्वस्थ रहता है, तो इसलिए बोला गया है। तो इसलिए कहा कि इसमें चंद्रमा का भी करना चाहिए, कि पित्त जो दोष होता है वो नष्ट होता जाए। क्योंकि मैंने क्या कहा था, हमारे बरसात में तीनों दोष कुपित होते हैं, तो इसलिए इसके सेवन में कहा कि हमने इसलिए कहा था कि वहां वो तो करना ही चाहिए, वमन विरेचन वस्तु तो करनी चाहिए, और साथ साथ अगर हम ये करेंगे तो पित्त दोष का नाश भी होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा। और अभ्यंग करना चाहिए तेल का,
ठीक है ना, क्योंकि पित्त के कारण भी ड्राइनेस बढ़ती है। अक्सर देखना जिनको पित्त, देखो पित्त दो तरह का होता है, जिसमें कहा कफ के कारण पित्त होता है तो भूख डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति खाता है स्पाइसी चीज, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको छाती में बर्निंग सेंसेशन होती है। एक होता है एसिडिटी, कि एसिडिक मतलब एसिडिक हम ऐसा भोजन लेना जिसका जो लास्ट में फॉर्मेशन एसिडिक हो, अगर क्या होता है वो जिससे क्या होता है डाइजेस्ट होकर रस से रक्त में जाता है, रक्त जब पूरा ब्लड जब पूरे शरीर में घूमता है तो जहाँ पसीना ज्यादा आता है वहां पे इचिंग होने लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि एक तो बाहर हमारे को अभ्यंग करना चाहिए, दूसरा कहते हैं घी का पान करना चाहिए। जैसे घी 1 चम्मच पी लेना चाहिए दूध में मिला के, ताकि वो दूध के साथ पित्त भी डाइजेस्ट हो और मल के मार्ग से वो बाहर आ जाए। तो ये चीज उन्होंने बताती है, ठीक है ना। आप ये जो दूध के साथ बोल रहे हैं इसको पीने के लिए, ये अभी पर्टिकुलर इस शरद के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, विरेचन में पित्त प्रकोप को शांत करने के लिए किया जाता है ना। जैसे बरसात ऋतु में कहते हैं ना जब पित्त प्रकोपित होता है तो आप गुनगुने दूध में थोड़ा घी ले लें, उसको अच्छा, पी, ठीक है ना। तो क्या होता है दूध के साथ घी भी डाइजेस्ट होता है, और घी जब डाइजेस्ट होगा पित्त को भी डाइजेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके खाने में अगर मिर्ची ज्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे तो मिर्ची आपको लगेगी, क्योंकि घी ने उस मिर्च के प्रकोप को शांत कर दिया। तो उसमें जब एसिड बनता है तो अगर हम घी का थोड़ा सेवन कर ले, उसके बाद गुनगुना पानी पी ले, दूध पी ले, गुनगुना में पीना है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, घी उस पित्त को पचा देता है, और पचने के कारण क्या होता है मल मार्ग से बाहर आ जाता है। तो इसलिए और कहते जो आपने अभ्यंग बोला, अभ्यंग आप क्या पूरे साल भर कर सकते हैं? मालिश, हाँ। हाँ, नहीं मुझे मालूम है, मैं करती हूँ लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम अभ्यंग क्या थ्रू आउट ईयर कर सकते हैं क्या? इसमें ऐसा देखिए, कुछ तो नहीं कि नहीं कभी अब जैसे बहुत समर है तो आप अभ्यंग ना करो उस टाइम पर, गर्मी है? गर्मियों में कम करना चाहिए, लेकिन इस समय जैसे हमने कहा कि करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप रोज कर रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। आप ये देखिए हाँ। आपको जरूरत है कि नहीं है, जरूरत है तो करिए, आप हफ्ते में 1 बार करिए, लेकिन अभ्यंग तो करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभ्यंग के द्वारा करते हमारी मांसपेशियां लचीली होती, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो ये चीज है, तो अभ्यंग के द्वारा वात रोग भी दूर होते हैं और स्ट्रेंथ तो बनती है, ठीक है ना। तो ये चीज तो इन्होंने बता रखा। और आहार में क्या भोजन ना खाएं, अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती, शुरू में बता रखा जैसे सितंबर तक। इसलिए देखते हैं शरदकालीन नवरात्रे जो होते हैं इसीलिए आते हैं, फास्टिंग करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि शाम को कुट्टू की पकौड़ी खा ली और खूब सारा हैवी खा लिया। अब देखो फास्टिंग का मतलब कहते हैं इंटेक ऑफ वाटर, ताकि टॉक्सिन्स रिमूव हो। अब भोजन के लिए आप फास्ट रखो तो मैं नहीं कह सकती। तो हमारे अध्यात्म, जैसे मैं कहती हूँ 12 बज रही थी, हमारे यहाँ जो धार्मिक जो उपवास का महत्व क्या है कि शरीर में दोषों को बाहर निकालने के लिए होते हैं। तो शरद ऋतु वेरी गुड फॉर द टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, तो इसलिए शरदकालीन नवरात्रि। तो इन्होंने कहा कि कैसे अधिक भोजन मतलब ना करना ही करना चाहिए, हल्का भोजन, इसलिए फास्टिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। तीखे भोजन नहीं करने चाहिए, ज्यादा एसिडिक भोजन नहीं करना चाहिए, ये चीज बता रखा। और ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर घी रहे, बहुत से लोग बहुत ऑयली खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने कहा शरदकालीन नवरात्रि क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि जो ग्रीष्म के कारण और जो वर्षा के कारण जो शरीर में दोष हो शरद ऋतु में वो रिमूव हो जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ज्यादा बहुत से लोग वाइन वगैरह पीते, शराब पीते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ भी इन्होंने कहा मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें कभी नहीं खानी। देखो रिफाइंड एक एसिडिक डाइट होती है, रिफाइंड जैसे पॉलिश दालें और फाइन फ्लोर जो होता है कभी नहीं खाना चाहिए, ये हमेशा शरीर में बीमारी पैदा करेगा। नॉट ओनली शरद ऋतु में, किसी भी ऋतु में नहीं खाना चाहिए, ये चीज मैं कहूंगी। फिर वो तो बहुत ज्यादा तीखा गरम मसाला हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। दही, देखो दही का बहुत से लोग जो रायता बनाते हैं खीरे का बनाते हैं, लेकिन ये मना है। खीरे का रायता, खीरे और दही का सेवन आयुर्वेद के हिसाब से गलत है, तो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी रायता आप किसी और का बना सकते हैं, लेकिन खीरे का नहीं बनाना चाहिए। वैसे दही की तासीर कैसी होती है, ठंडी होती है कि गर्म होती है? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही थी दही की तासीर की, अष्टांग योग में कहीं पर बुक में लिखा है कि उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। लेकिन कई कहते हैं ना कि कहीं इसको ठंडा भी बता रखा है। कहते हैं ना अगर आप बरसातों में दही खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। हाँ, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली कहीं पर पढ़ा लेकिन अब ये भी डिपेंड होता है, सुनिए, अब ये भी हो सकता है ताजी दही और थोड़ी दही, थोड़ी मतलब पुरानी, अगर ताजी दही हो तो उसकी तासीर गर्म हो सकती है, लेकिन दही मिठास उसमें रहती है। अगर वो थोड़ा उसमें खट्टापन आ गया तो वो प्रकोपित करती है बात को, मेरे ये चीज भी ध्यान रखिएगा। देखो आप ताजा जो वो लेते हो दही, जैसे आपने अगर अभी गर्मियां है, अगर आपने अभी जमाया
2 घंटे बाद लोगे उसमें हल्की सी मिठास आएगी और वो जॉइंट पेन भी नहीं करेगा, मतलब आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपने सुबह बनाई और दिन में खाओगे तो खटास जब आएगी तो दर्द होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बता रखा। और खाली पेट तो कभी भी अमरूद हो गया, केला हो गया, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये एसिडिटी को क्रिएट करता है। कई लोगों को भूख लगती है हम केला खा लेते हैं, नहीं करना चाहिए। और कभी भी इस ऋतु में, किसी भी ऋतु में जो शेक बना के नहीं लेना चाहिए, जो लेते हैं ना कि मैंगो शेक बना, ये नहीं लेना चाहिए। अलग फलों का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल अलग अलग से करना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। और साथ ही साथ क्या था, शुरू में एकदम से तेज धूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा। और ठीक है, और क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए, धूप से बचना चाहिए, ये सब इसके। और जो मक्की होती है, जो मूंगफली होती है, इसको अगर आप लेते हो तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे स्लो होता है, धीरे धीरे थोड़ा एक्टिव होता है। अगर आप खाओगे या तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, या आपको लूज मोशन हो जाएगा, या आपको गैस बनने से वो इंडाइजेशन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो आपका मूंगफली हो गया या भुट्टा हो गया, इसके बाद तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, जो मैं इसमें बता रखा। अब आता है, इसी में आता है आपके विसर्ग काल में सबसे, अब आता है आपका हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु अगर मैं बात करती हूँ, हेमंत ऋतु ये आपके अगर हिंदू रीति के हिसाब से बात करें, हिंदी माह के हिसाब से अघन और पोष होता है। अगर हम इंग्लिश माह के हिसाब से कहें तो नवंबर मध्य से लेकर जनवरी मध्य, यानी कि 14 नवंबर से लेके 13 जनवरी तक, 13 जनवरी तक का समय जो आपका हेमंत ऋतु होता है। अब देखिए, शरद ऋतु की लास्ट ऋतु और हेमंत ऋतु की स्टार्टिंग, अब यहाँ पर ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इसलिए हेमंत ऋतु में जो लास्ट का, जो शरद ऋतु की जो दिनचर्या, उसका पालन करना चाहिए। अब देखो, पता चल गया कि शरद का जो लास्ट का समय आ रहा है और हेमंत एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इसका आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए चलना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा कि हेमंत ऋतु, अब जैसे हमने, जैसा अभी मैंने बताया, ये आपका 14 नवंबर से लेके 13 जनवरी तक का समय है। तो इसमें भी कहते हैं धीरे धीरे जो हवा होती है ठंडी बहने लगती है, ड्राईनेस आने लगती है, हवा में ड्राईनेस होने लगती है। तो इस ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो कभी कभी, ये देखो, आज की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन अगर आज से 40-30 साल पहले की बात करो, जब हमारा जो सिस्टम, जो इको सिस्टम, एनवायरमेंट था, एकदम लेवल पे था, तो कहते हैं ना कि हल्के हल्के बादल भी आने लगते हैं। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। पहले देखो, कहते थे ना कि हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खूब अच्छी बारिश चलती थी, लेकिन अब नहीं चल रही। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने बता रखा। लेकिन फिर भी जो आहार विहार है, उसके हिसाब से ही हमें करना चाहिए। अब कहते हैं इस समय अगर आप देखते हो कि जो हमारे, जो जहाँ पानी ज्यादा, ठंडा ज्यादा रहता है, अगर आप कश्मीर की बात करें तो जो जितने लेक होती है, झील होती है, बर्फ से ढक जाती है, आप उसमें आइस स्केटिंग भी कर सकते हो। तो ये चीज बता रखा। इसलिए कह रखा कि जहाँ आपको आसार लगते हैं, पानी हुआ है, कुछ है, ऊपर बर्फ है, पतली लेयर, तो कभी भी वहां ना जाए जहाँ गड्ढा हो, क्योंकि वहां पे नीचे हो सकता है पानी है, अगर आप चलते हो तो आपके डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए ऐसी जगह बचे रहना चाहिए, जाना से रुकना चाहिए जहां आप पहली बार जा रहे हो और आपको नहीं पता कि नीचे पानी है, ऊपर सिर्फ लेयर है, तो इसलिए मना करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आता है कि शारीरिक स्थिति। अब कहते हैं कि जब ठंडी वायु जो हमारे शरीर से टच करते हैं, तो हमारे जो त्वचा में जो भ्राजक पित्त होता है, ये जो हमारे शरीर के अंदर भ्राजक पित्त होता है ना, तो ये क्या करता है, अग्नि को बढ़ा देता है, तो जिससे कहते हैं सर्दियों में भूख अच्छे लगने लग जाती है। मैम, भ्राजक पित्त क्या होता है? देखो, ये पित्त के 5 प्रकार होते हैं, तो ये अलग अलग होता है। तो इसमें अच्छा, हमारे जो शरीर है ना, जैसे वात के 5 प्रकार होते हैं, कफ के प्रकार होते हैं, तो पित्त के भी होते हैं। तो हमारे स्किन में होता है, तो ये क्या करता है, गर्मी बढ़ाता है, जिसके कारण कहते हैं हमें भूख अच्छी लगने लगती है। इसलिए सर्दियों में क्या होता है, भूख अच्छी लगती है। दूसरी चीज कहती है, सर्दियों में हम सोचते हैं वुलन से हमें गर्मी मिलती है, कुछ होती है वुलन, क्या होता है, एक बेड कंडक्टर, यानी कि वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता। अगर हम अच्छा क्वालिटी का टाइट अगर वुलन पहनते, तो बॉडी के अंदर की हीट को अंदर रखता है और बाहर के ठंड को बाहर रखता है, जिससे क्या होता है, भूख लगने लगती है। तो इसका कारण भी इन्होंने भ्राजक पित्त को बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज आती है। जैसे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिसके कारण हमें भूख अच्छी लगती है। इसीलिए सर्दियों में अच्छा हैवी, हैवी का मतलब जो गरिष्ठ भोजन का, और गुरु गुरु माने गरिष्ठ भोजन का इंटेक करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अग्नि तो बड़ी है, उसको जब भोजन नहीं मिलेगा पाचन के लिए, तो शरीर की जो धातु होगी उसको ही पचाने लग जाती है। तो ये सबसे अच्छा हेल्दी समय होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर के जो दोषों को, जो कमियां होती है, कहते हैं ना कि ये चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, तो इस ऋतु में अगर हम भोजन अच्छे ढंग से खाएंगे, तो शरीर में जो भी कमी है, कैल्शियम, जो भी, अभी डाइट भी तो होनी चाहिए, और भोजन, फिर मैं कहूंगी, देखिए, समय के हिसाब से सब्जियां, फल फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय में जो बीमारियां होती है, उसकी दवाइयां ऑलरेडी उस भोजन में, उस खाने में, सब्जियों में, फलों में प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज करना चाहिए।
अब कहते हैं कैसा भोजन करना चाहिए, इन्होंने कहा इस ऋतु में चिकनाई वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि चिकना भोजन पचने में टाइम लेता है, ठीक है ना। मीठा भोजन लेना चाहिए, क्योंकि इस समय क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा मतलब आदमी को ठंड लगती है। तो देखिए, एक तो तेल क्या होता है, ये भी आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, गर्माहट देता है, और जो एनर्जी को जो होता है, सर्दी में अक्सर सब आलसी हो जाते हैं, तो जो मीठा जो होता है ये एनर्जी, कार्ब्स जो होता है एनर्जी देने का काम करता है, तो इसलिए मीठा भोजन भी लेना चाहिए, ठीक है। गर्म भोजन का मतलब है कि ताजा भोजन लेना चाहिए, ठंडा भोजन नहीं लेना चाहिए, घी युक्त होना चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट से बनी हुई जितनी भी चीज होती है इस मौसम में खाना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब कहते हैं इसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे च्यवनप्राश का इस्तेमाल होता है, गंधा पाक होता है। अब ये देखो, च्यवनप्राश तो सबने खा रखा है, इसमें ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो शरीर को गर्माहट देती है और शरीर में जो ठंड के कारण जो दोष होते हैं उसको दूर करती है, और क्रौंच पाक भी बोल रखा है, इत्यादि जो रसायन होते हैं इनका इंटेक करना चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब कहते हैं इस मौसम में उड़द हो गया, तिल हो गया, और जो शुगर केन यानी कि गन्ने के रस से बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए। तो ये इसके क्योंकि जठराग्नि इसको सरलता से डाइजेस्ट कर लेती है। अब कहते हैं विहार में आपको कैसा रहन सहन करना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए। धूप का सेवन फिर मैं कहूंगी, सर हमेशा ढकाना चाहिए और धूप हमेशा पीठ में लगनी चाहिए, मुंह पे नहीं लगनी चाहिए। मैं फिर कहूंगी, इसका एक रीजन है, लोग धूप में बैठने से डरते हैं, और हो सके तो अर्ली मतलब मॉर्निंग की लेनी चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ अल्ट्रावायलेट रे जो अर्ली मॉर्निंग होती है, जो हमारे शरीर में जाती है, सीबम ग्लैंड जो होती है ऑयल ग्रंथि के साथ स्टेरॉल बनाती है, जो विटामिन डी को बनाती है, ठीक है। तो इसलिए पतले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि धूप जो होती है आपके शरीर के पोर्स में जाए और विटामिन डी बनाए। श्रद्धा जी हंस रही है। और बैक में धूप लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैं लंग्स, इसलिए हँस रही हूँ कि मेरी मॉम हमेशा यही कहती है कि आप जैसे बोलो ना कि बैक में धूप लो, बैक पे धूप लो, तो मेरी मदर हमेशा यही कहती है। हाँ इसका रीजन है, लेकिन हाँ, वॉक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि आपके पूरे शरीर में जाए अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। उस तरह से धूप पीठ में लेने से क्या होता है कि हमारे लंग्स एकदम पीठ के पास होते हैं, तो जिससे क्या होता है लंग्स में जब धूप जाती है तो कफ भी मेल्ट होने लगता है, तो ये चीज है। और दूसरा क्या होता है, स्पाइन में जो नर्व्स होती है उनको जब रेज मिलती है, हीट मिलती है, तो क्या होती है उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। नेचुरल वे में जो होता है हमारे को सिकाई मिलती है हमारी नर्व्स, तो ये चीज मेन होती है, ठीक है ना। ऊनी कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। फिर कहूंगे ऊनी कपड़े बैड कंडक्टर होते हैं, वो इससे कहा गया कि वो अंदर की गर्मी को अंदर रखते हैं और बाहर की ठंड को बाहर रखते हैं, जिससे शरीर में गर्माहट रहती है। और गर्म कमरे का प्रयोग करना चाहिए। गर्म कमरे का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में क्या होता है, अगर आप देखते हैं कुछ कमरे ऐसे होते थे जिसमें सर्दियों में गर्म होते थे, सॉरी, और गर्मियों में ठंडे होते थे। ऐसे कमरे का प्रयोग करना चाहिए जहां तेज हवा ना प्रवेश करे और जहां धूप वगैरह आती रहे, तो ऐसे कमरे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उस तरह से। और क्या, सर्दियों में हमेशा सर की, पैर की, तलवों की मालिश करना चाहिए। कान नाक में तेल वगैरह डालना चाहिए, क्योंकि अगर नाक में आप तेल डालते हैं, जैसे हम षडबिंदु तेल के, अणु तेल के, या सरसों का तेल पका के छान करके अगर उसको गुनगुना करके डालें, तो जो कफ होता है ये दूर होता है, तो यहाँ इसका फायदेमंद होता है। और देखिए, सर को भी हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सर को नहीं ढक के रखेंगे, अगर एकदम बाल धो के एकदम एक्सपोज करोगे, तो क्या होगा, एकदम हवा लगेगी, और जब बाल गीले बालों में सर के अंदर भी तो कफ होता है, वो जब जमने लगेगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो उदान वायु को चलने को जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, सर दर्द पैदा करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा सर पे, तलवों में, नाक में, कान में घी का इस्तेमाल करना चाहिए, डाल के रखना चाहिए। नहीं ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस के कारण भी सुनाई में, पर हल्का सा जैसे गीला करके ना हाथों को, उंगलियों को ये करना चाहिए। नाक के अंदर भी तेल का डालना चाहिए, ताकि ड्राइनेस ना रहे। अगर नाक ड्राई रहेगी तो देखते हैं श्वास प्रश्वास में दिक्कत आती है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। और शरीर में मर्यादा के अनुसार उन्होंने क्या कहा, क्या करना चाहिए कि अपना वो करना चाहिए, अपना एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये चीज उन्होंने बता रखा। अब कहते हैं क्या नहीं खाना चाहिए, हल्के, ठंडे और अल्प मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। जिसमें फिर का जठराग्नि तो प्रदीप्त है, हमारी भट्टी हलवाई की बिल्कुल जली हुई है, और 4 कप उसमें पानी, 4 कप चाय बनाएंगे, तो श्रद्धा जी आप जान सकते हो ना, तो चाय तो क्या पतीला ही जल जाएगा। उस तरह से जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कल अल्प मात्रा में भोजन खाएंगे तो क्या होगा, तो खाने का डाइजेशन वो तुरंत कर लेगा, तो अग्नि जब प्रदीप्त है तो क्या करेगी, हमारी धातु का भक्षण करने लगेगी। उस तरह से अगर ठंडा भोजन करेंगे
तो शरीर में विकृति उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो इन्होंने एक और हल्का भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए उनका ये चीज नहीं करना चाहिए। और वातवर्धक आहार ना करे, मतलब ड्राई भोजन ना करे, सूखा सूखा ना करे, तो घी तेल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वातवर्धक भोजन भी करना चाहिए, शरीर में भी अभ्यंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें ज्यादा उपवास नहीं रखना चाहिए। पता चल रहा है आप इसमें हेमंत ऋतु में फास्ट कर रहे हैं, नहीं, हेमंत ऋतु में फास्ट नहीं कर, क्योंकि अग्नि ऑलरेडी प्रदीप्त है। अगर अग्नि प्रदीप्त फास्ट रखोगे तो फिर धातु का नाश हो जाएगा, व्यक्ति रोगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ओके। तो और सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस मौसम में, तो ये जो बताने का। और क्या नहीं करना चाहिए, ठंडी हवा में नहीं जाना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, नंगे पांव खुले सर से एकदम से वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। नंगे पांव पर आप जाओगे तो क्या होगा, जो नंगे पांव जैसे जमीन में आएंगे सर पे ठंड चल जाएगी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और हल्के और पतले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब मैंने बोला लेकिन जगह के हिसाब से, अगर हेमंत ऋतु में अगर आप गोवा जाते हो तो वहां के हिसाब से रहिए। अगर हेमंत ऋतु में अगर आप उत्तरकाशी जाते हो, टिहरी गढ़वाल जाते हो और चमोली जाते हो, तो वहां के हिसाब से रहना चाहिए। तो जगह जैसा देश वैसा देश, उस हिसाब से आपको क्रियाकलाप करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज समझ आई, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे मैंने कहा था आती हुई ऋतु का वेलकम करिए, जाती हुई ऋतु को धीरे धीरे टाटा बाय बाय करिए। अब मैंने कहा था शरद ऋतु का लास्ट का हेमंत ऋतु, दोनों एक जैसी मिलती मिलती हैं, और वर्षा ऋतु जाती हुई और शुरू की शरद ऋतु आती हुई एक जैसी है। तो इसीलिए कहते हैं जो ऋतु संधि काल होता है, ये इसमें रहन सहन आहार विहार बड़े तरीके से करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तुरंत व्यक्ति रोगी हो जाता है। जैसे एकदम गर्मी आती, एकदम लोग होते हैं पंखे चलाने लगते हैं, ठंडा पानी पीने लगते हैं, कपड़े एकदम से हल्के कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, एकदम से व्यक्ति को बुखार होने लगता है। रीजन हमने कहा था धीरे धीरे जाना है, लेकिन एकदम से करने से क्या होता है, शरीर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता और व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये चीज आ रखी थी। तो इतना सही है कि आज ही सारा पढ़ा दो ऋतुचर्या, कि थोड़ा इतना ही सही आज के लिए। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि थोड़ा ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, लेकिन कहा था कब उपवास करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। हेमंत ऋतु में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, शरद ऋतु में करना चाहिए। उस तरह से जो हमारे जो धार्मिक, जो धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होती। कहीं आप सोचो घी के चंदन, घी और चंदन, ये नहीं, धर्म का मतलब तो स्वभाव। तो हमारे इस सनातन धर्म में क्यों क्रियाकलाप बता रखे, जैसे कहते हैं ना कि शरदकालीन नवरात्रे, चैत्रकालीन नवरात्रे, माघ में फास्टिंग करिए, सावन में फास्टिंग करिए। सावन को तो आप समझ गए वर्षा ऋतु में आते क्यों हमें करना चाहिए, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जाए। घर का भोजन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये भी आपको पता चल गया। शरदकालीन में क्यों कहा उपवास, क्योंकि वर्षा के कारण जो शरीर में दोष उत्पन्न हुए वो निकालिए, इसलिए इंटेक ऑफ वाटर प्रॉपर करिए। अब हेमंत में जो आपका आता है माघ, माघ अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं, माघ होता है 14 जनवरी से। तो कई लोग माघ में भी व्रत रखते हैं, कई लोग माघ में भी क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार व्रत रखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, तो जब हम हेमंत में आएंगे तब बात करेंगे। अब आता है चैत। चैत का अगर आप देखते होंगे, चैत कब आता है हमारा, उसमें आता है चैत की अगर हम बात करें, हमारा बसंत के समय आता है, मार्च और मई के समय, मार्च जो होता है। तो चैत्र के नवरात्र भी क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम बात करते हैं ठंड में, हेमंत के कारण, शिशिर के कारण जब शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, तो चैत्र के नवरात्र इसलिए रखे गए हैं ताकि आपके हेमंत और शिशिर के जो दोष हो जाए, जो कफ है, डिपॉजिट है, इस ऋतु में धीरे धीरे बाहर जाए। तो इसलिए नवरात्रों में कहा गया चैत के और आपके शरदकालीन। शरदकालीन नवरात्र रखेंगे तो वर्षा ऋतु के और ग्रीष्म ऋतु के जो दोष होते हैं वो नष्ट होते हैं। जब हम चैत के नवरात्रे रखते हैं, ठीक है ना, जो हमारा किसमें आता है, मार्च के समय आता है, बसंत के समय आता है चैत, तो उस समय क्या होता है, हमारा शिशिर और जो हमारा हेमंत और शिशिर के जो दोष होते हैं वो दूर होते। तो समझ गए क्यों ये हमारा जो सनातन धर्म है, इन्होंने बड़े तरीके से व्रत का एक बना रखा कि कब करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और कैसा खान पान करना चाहिए। लेकिन फिर वही है कि व्रत को आज के लोगों ने एज अ टेस्ट, एज अ फूड के हिसाब से कर रखा है, तो वो आपको स्वास्थ्य नहीं देगा और उल्टा वो बीमार ही करेगा। तो अब क्यों उन्होंने ये रीजन बना रखे हैं, सिर्फ इसलिए शरीर के दोषों को दूर करने के लिए। अब थोड़ा मैं अलग बता रही हूँ, चंद्रमा की क्यों करना चाहिए। जब आप चंद्रमा के उसमें जाते हैं तो आप देखते होंगे फास्टिंग करना चाहिए। लोग कहते हैं चतुर्दशी को फास्टिंग, अष्टमी को फास्टिंग, एकादशी को फास्टिंग, पूर्णमासी को फास्टिंग। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इन दो दिन के बाद जो फास्टिंग रखा जाता है, जो अनाज से भी थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स होता है, फास्टिंग और इंटेक ऑफ वाटर
गंदगी बाहर निकलती रहती है। जब आप चंद्रमा की रोशनी में आप टहलते हो आधा घंटा 1 घंटा, जो उसकी रेस पड़ती है वो क्या करती है, हमारे शरीर में हलचल मचाती है, जिससे क्या टॉक्सिन्स होते हैं सरलता से मेल्ट होते हैं और मल मूत्र पसीने के रूप में सरलता से बाहर जाते हैं। तो ये चीज बता रखा। तो इसलिए कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में भी घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, ताकि हमारे सिस्टम को, हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन को, सब चीज को एक्टिव करे और हमारे ऑर्गन सिस्टम ग्लैंड सही तरीके से कार्य करे। और अमावस्या में कहते हैं फास्ट रखना, क्योंकि अमावस्या में जब चंद्रमा होता ही नहीं तो उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी, तो टॉक्सिन्स क्या होते हैं धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं अगर आप फास्टिंग रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, तो धीरे धीरे, क्योंकि चंद्रमा के उसमें तो जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन अमावस्या में डिजोल्व नहीं होते, धीमे धीमे डिजोल्व होता है। और धीरे धीरे जब गंदगी बाहर आती है तो शरीर में गंदगी की मात्रा कम रहती है, लेकिन पूर्णमासी में तो पूरा खत्म हो जाता है बहुत जल्दी मात्रा में, लेकिन अमावस्या में कम मात्रा में होता है। इसलिए देखते हैं ना कि क्यों कहा जाता है, पहले फिल्मों में दिखाते थे कि अमावस्या के समय ये होता है, शक्तियां जो होती है, नकारात्मक शक्तियां उजागर हो जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि फास्टिंग ना रखने से, इंटेक ऑफ डाइट हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा शरीर में स्थित होने लगते हैं, और जब वो जो टॉक्सिन्स होते हैं धीरे धीरे शरीर से होते हैं मस्तिष्क में जाते हैं, तो मस्तिष्क में तरह तरह के विकार उत्पन्न करने लगते हैं। तो इसीलिए उपवास का हमारे जो धर्म है, जो एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, हमारा चतुर्थी, अष्टमी का व्रत का रीजन ही ये था कि शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा कम होती रहे और फास्टिंग में इंटेक ऑफ वाटर, गंदगी सरलता से बाहर आए, मल मूत्र पसीने के रूप में, शरीर हल्का रहे, दोष मुक्त रहे, ताकि व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करे। तो आज के लिए इतना बहुत है कि आगे भी चलो। नहीं, अच्छा है मैम। आपने आज फास्ट रखा हुआ है फुल मून का? नहीं, मेरा चतुर्दशी का अभी चतुर्थी आएगा तो मैं उसका रखूंगी, लेकिन मेरा फास्ट क्या है, मैंने बहुत हल्का कुछ खाया है। ओके। मेरे बेटे का फास्ट है, और तो उस चक्कर में मैं खाती नहीं, तो वो गुस्सा करता है तो आप ही रखो मैं रखूं, तो मैंने बहुत हल्का खाया, वो मुझे फास्ट नहीं रखने देता, और मैं सिर्फ गणेश चतुर्थी का फास्ट रखती हूँ, वो अब आने वाला है। फास्ट रखती हूँ, फास्ट का मेरा मतलब होता है अगर मुझे खिचड़ी खानी है तो मैं खिचड़ी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ये खाना है, खिचड़ी खानी है, कुछ खाना है, मैं उस हिसाब से खाती हूँ। मैं कहती प्रभु जी इतने समय तक इतना, उसके बाद मेरे पेट के हिसाब से। तो इंटेक वाटर, प्रॉपर दूध चाहिए होता तो दूध भी लेती हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से थोड़ी कमजोरी आ ना जाए, तकलीफ ना हो जाए, तो ये चीज। हाँ, लिक्विड डाइट में ज्यादा आती है, अगर फ्रूट्स भी होगा तो सेब ले लिया, इस टाइप से, लेकिन हेल्थ बिल्कुल रखती हूँ। चलिए कुछ पूछना पूछिए। अच्छा मैम, जो फास्ट के बारे में बोल रहे हैं आप, वो विदाउट पानी या ऐसा कुछ है, या आप जैसे फ्रूट वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं? देखिए मैं अगर बात करूं एज अ टॉक्सिन्स मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इंटेक वाटर प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। और अगर आप लंबे समय तक रखे हो ओनली फॉर टॉक्सिन्स रिमूव के पर्पज से, जो हमारा डिपोजिशन हो रखा है, एक्यूमुलेशन हो रखा है इन आवर बॉडी, तो पूरे दिन में एक नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, आधे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेमन यूज करेंगे तो एसिड होने के कारण जो हमारे जो स्टमक में जो म्यूकस होता है वो रिमूव हो जाता है। तो दिन में आधा नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन वाटर, अगर आपको कमजोरी लगती है, अदरवाइज आप सादा पानी पीते रहे, बहुत अच्छा है, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं कि मुझे पानी नहीं, ऐसा वाला नहीं। मैंने कहा हेल्थ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो पानी का, तो आप पानी का करिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज है लेकिन वो फास्ट नहीं रख सकते, तो उनको हम क्या करा सकते हैं, जैसे सेब थोड़ा दे दिया, 2 घंटे में हमने थोड़ा पपीता दे दिया, 2 घंटे में हमने स्टीम वेज दे दी। स्टीम वेज में कैसे, स्टीम वेज लौकी तोरी जिसमें एकदम क्रश किया हुआ है और कंटेंट, वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, पका हुआ होता है, तो इस टाइप की फास्टिंग होती है, यानी फास्टिंग अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड डिजीज। ठीक है ना, तो ये चीज है, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मुझे प्रभु को प्रसन्न रखना है और मैं बिल्कुल जल का त्याग करके फास्ट, वो वाला नहीं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तो आप तन मन वचन से सही होने चाहिए, ठीक है ना, तो ये मेरा मानना है। चलिए और कुछ है नहीं, यानी आप मीठा मत बोलिए, आपके दिमाग में और दिल और दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना खतरनाक चीज हमेशा खूबसूरत होती है, तो जो जितना मीठा बोले इट मीन्स दिमाग में भी मिठास रहनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये चीज है। और आपका दिल भी वैसा होना चाहिए, तो आप तब प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। और इंसान को प्रसन्न तो करना बेकार है, क्योंकि देखिए मेरा मानना है, मैं कितनी भी बुरी हूँ, अगर जिसको मुझसे मतलब होगा वो आएगा मुझे सलाम ठोकेगा, मैं कितनी भी अच्छी, इंसान को कभी हम प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर मैं कितनी भी बुरी हूँ, अगर जिसको मुझसे मतलब होगा वो मुझे सलाम ठोकेगा, मैं कितनी भी अच्छी हूँ, जिससे मतलब नहीं होगा मेरे में 100 कमियां निकालेगा। लेकिन हम तन से, मन से, वचन से, तन का मतलब यहाँ तो दिल, तन का मतलब था हाथ पैर, और दिल यानी आपका दिल, आत्मा अच्छी होनी चाहिए किसी के प्रति। कभी कभी होता है ना टीचर बच्चों की भलाई के लिए बहुत कड़वा बोलता है,
लेकिन ये नहीं कि वो गंदा है, वो दिल से उसका भला चाह रहा है, दिमाग से उसका भला चाह रहा है। तो ये चीज है, क्योंकि हर जगह आपके ईश्वर विद्यमान है, मुंह से तो अच्छा बोल रहे हो और दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है, तो वहां भी प्रभु जी बिल्कुल डबल बेड लगा के बैठे हुए, बेटा यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, तुम्हारा क्या चला। तो प्रसन्न यहाँ प्रभु को करना है, मनुष्य को प्रसन्न करके कोई फायदा नहीं है। आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आप जैसे भी चाहेंगे। तो मेरा मतलब ये है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भोजन का त्याग करना, जल का त्याग करना बेकार है। उसको भजते हुए आप अपना कर्म करिए, बेटर देन बेस्ट, ठीक है ना। तो प्रभु प्रसन्न हुए। या वेलकम। आज मैंने पहली बार देखा आपको। ज्वाइन किया है, कल से ज्वाइन किया है मैम। चलिए चलिए, तो ठीक है, इतना तो समझ आया बड़े में, क्योंकि मेरी थोड़ी क्लास हंसी के सबसे बड़ा अजीब सा मैं पढ़ाती हूँ, मैं पता नहीं मेरी क्लास कैसे चलती है, सब टीचर बड़े सिंसियर हैं। क्यों भाई श्रद्धा ने लीव तो नहीं आपकी क्लास बहुत अच्छी चलती है और हमें बहुत मजा आता है क्लास। मैं तो हंसी, मुझे कभी मैं सोचती हूँ मेरी क्लास चल रही है कि मेरी मजाक चल रही है। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छा। एक दिन मेरे हस्बैंड ने सुना आपको फर्स्ट डे आपने जब क्लास दी, तो मेरे हस्बैंड साइड में खड़े थे और देन कहने लगे कि कौन टीचर कर रहा है, तो मैंने बताया कि आप टीच कर रहे थे, तो कहते कि शी इज वेरी गुड टीचर। उनकी क्लास कम, कॉमेडी क्लास ज्यादा चलती है, बट मेरा पर्पस है क्लास को ना मतलब ऐसा मजे मजे में ले जाए। आपने तो श्रद्धा का क्लास नहीं ली, किसी जिन्होंने इससे पूछना, टीना से पूछना एंड नीतू तलवार से, अगर नीतू तलवार होना, मेरी तो क्लास में जो फिल्मों के जो एग्जाम्पल होते हैं उस हिसाब से समझाती हूँ। तो मैं कहती हूँ समझने के लिए, क्योंकि हम जिस चीज को बड़े इजी वे में समझाते हैं तो समझ आता है। मैं तो इवन फिलोसफी भी फिल्मों के उससे लेती हूँ, और हंसी, मतलब मुझे बड़ी हंसी भी आती बहुत है। अच्छी बात है, बहुत चलिए, अच्छा है। धन्यवाद। मेन होता है, मेन समझना चाहिए। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम। यू मैम।